गुपकार अलायंस। आज से लगभग 1 साल पहले स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने आपको तफसीलन ये बताया था कि गुपकार अलायंस के लिए सियासी मैदान में उतरकर एक साथ रहना थी। एक बात तो डीडीसी इंतखाबात से बिल्कुल साफ हो गई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने वजूद के बारे में ये पता चला डीडीसी इंतखाबात में कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई एक ताकतवर सियासी जमात है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जम्मू कश्मीर में कर सकती है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसका अंदाजा उन्हें इस बात से लगा कि जहां कश्मीर संभाग में 70 से ज्यादा डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की, वहीं पर जम्मू संभाग में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में जो बीजेपी डोमिनेटेड थे, जहां पर बीजेपी ने मुकम्मल तौर पर सफाया किया और तमाम डीडीसी सीट्स जीत ली, वहां पर भी कई सीटों के ऊपर मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। और यह हैरान करने वाली से आज यूं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज एक मीटिंग की, लंबी चौड़ी मीटिंग थी प्रोविंशियल कमेटी की, और प्रोविंशियल कमेटी में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें अली मोहम्मद सागर हैं, डॉक्टर मुस्तफा कमाल हैं और नासिर असलम वानी हैं और उमर अब्दुल्ला हैं। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोविंशियल कमेटी के तमाम जिम्मेदारान मौजूद हैं। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ ट्वीट किए। उन ट्वीटों में सबसे इंपॉर्टेंट ट्वीट ये है कि एक तरीका जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को बचाकर रखने के लिए यह है कि आप खुद को पहले रजिस्टर करें और अपना वोट, अपने मत का अधिकार करें भारी संख्या में। प्रोविंशियल कमेटी मेंबर्स ने यूनानिमसली ये रिजॉल्व किया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तैयार रहना है और 90 की 90 सीटों के ऊपर उन्हें चुनाव लड़ना है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो जितने भी लोग इस प्रोविंशियल नेशनल कमेटी की मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी जिम्मेदारान आए थे, जो प्रोविंशियल कमेटी के नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदारान है, क्योंकि जब हम बात उमर अब्दुल्ला की करते हैं तो वो नेशनल करते हैं, अली मोहम्मद सागर की तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताकतवर जनरल सेक्रेटरी हैं। बात करते हैं बाकी तमाम जितने भी जिम्मेदारान थे वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की, यूं कहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्रीम इस मीटिंग में मौजूद थी। और जिन लोगों ने इसमें शिरकत की उन्होंने ये कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो ऑडियो जिंगल्स आई हैं और जो तकरीरें की हैं कुछ गुपकार अलायंस के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया है, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने महसूस किया कि गुपकार अलायंस की यूनिटी के लिए, गुपकार अलायंस की एकता के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो पार्टिसिपेंट्स थे प्रोविंशियल कमेटी के, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीएजीडी में दिया जा रहा है, यानी गुपकार अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ज्यादती हो रही है। और तमाम पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि पीएजीडी के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें फौरन अपना रास्ता बदलना चाहिए, कोर्स करेक्शन करना चाहिए। ये गलतियां जो वो करते हैं, इन गलतियों को करने से बचना होगा। अब जब ये 3 ट्वीट्स आए हैं, इन 3 ट्वीटों से कुछ बातें साफ हो गई हैं। पहली बात तो ये साफ हो गई है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक ताल्लुक है वो गुपकार अलायंस से नाराज है, गुपकार अलायंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स से नाराज है। अब अगर हम गुपकार अलायंस पर नजर दौड़ाएं तो कौन है गुपकार अलायंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स? गुपकार अलायंस में इस वक्त पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके अलावा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के मोहम्मद यूसुफ तारगामी हैं। यानी 4 मेंबरान हैं कुल गुपकार अलायंस के, और इन 4 मेंबरान में से सबसे ताकतवर 2 मेंबर जो हैं वो पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद सीपीआईएम है। मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कोई कंट्रोवर्शियल बयान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर नहीं दिया। इसी तरीके से अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह ने भी कोई कंट्रोवर्शियल बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर दिया हो, वो भी मेरी नजरों से नहीं गुजरा। तो फिर कौन से वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिन कॉन्स्टिट्यूएंटों ने ऐसे बयान दिए हैं जिन बयानों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की इकाई आहत हुई है? साफ तौर पर इशारा पीडीपी की तरफ है और साफ तौर पर इशारा पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की तरफ है कि पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने 2 बातें बड़ी अहम कही। पहली बात महबूबा मुफ्ती ने यह कही कि 1987 के चुनाव याद दिलाए। उसके बाद उन्होंने
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात भी की, उनकी तारीफ भी की, ताजीम भी की, लेकिन 1987 के चुनाव याद दिलाए। इशारा इस और किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन चुनावों में रिगिंग की थी और अब यूं लग रहा है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में 25 लाख के करीब वोटरों को लाकर उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएगी और चुनावों को चुनाव होने से पहले रिग कर लिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर गुपकार अलायंस को कह रही है कि आप अपना रास्ता ठीक कीजिए, आप रास्ता भटक गए हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है? आइए थोड़ा सा जेनेसिस में जाते हैं। जब तारीख की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमको यह पता चलता है कि 4 अगस्त 2019 का दिन था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का घर था और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर 7 पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई और इन 7 पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठे होकर बड़ी खूबसूरत फोटो भी खिंचाई और खूबसूरत फोटो खिंचाकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जिम्मेदारी सौंपी कि आप हमें लीड करेंगे और आप लीड करके नई दिल्ली के सामने हमारी फरियाद और हमारी बात रखिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उस वक्त इस पूरे गुपकार अलायंस ने अपना लीडर माना और इस गुपकार अलायंस में 4 अगस्त 2019 को पीडीपी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सीपीआई था, पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी, सज्जाद गनी लोन की अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सीपीआई थी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट थी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी थी। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में उस वक्त शाह फैसल एक सियासी आदमी थे। 4 अगस्त 2019 को वादा इरादा ये कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो जंग होगी और वो जंग गुपकार अलायंस लड़ेगा। वादा इरादा लोगों के साथ ये कि जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस के साथ छेड़छाड़ हुई तो नई दिल्ली के साथ जो टाकरा होगा वो टाकरा इसी गुपकार अलायंस का होगा और लोगों को यकीन दहानी कराई गई कि ये जो स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस के साथ कोई भी छेड़छाड़ हुई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब बातें 4 अगस्त 2019 को हुई। 5 अगस्त की सुबह को यह पता चला कि न दफा 370 है और ना ही जम्मू कश्मीर अब एक रियासत है। रियासत से जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लद्दाख को अलग एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तमाम लीडरान को गिरफ्तार किया गया। इन लीडरों के गिरफ्तार होने के बाद लगभग 1 साल के वक्त के बाद अक्टूबर 2020 में ये लीडर तमाम फिर मिले। इन लीडरों में उस वक्त जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के लीडर नहीं थे। बाकी लीडरों ने मुलाकात की और कहा गुपकार अलायंस की जिम्मेदारी है अब कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। गुपकार अलायंस कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हम इंतखाबात में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक आर्टिकल 370 की बहाली नहीं होती, जब तक आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर को वापस नहीं दिया जाता, जब तक जम्मू कश्मीर को वापस रियासत नहीं बनाया जाता। यह बात हुई अक्टूबर 2020 में। उसके बाद नवंबर 2020 आपको याद होगा जम्मू में ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ही निवास पर फिर से सज्जाद गनी लोन दिल्ली थे, वापस आए। वो प्रवक्ता थे गुपकार अलायंस के, प्रवक्ता उनको बनाया गया था। प्रवक्ता की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और जम्मू में गुपकार अलायंस ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में होने वाले डीडीसी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार अलायंस शिरकत करेगा। इस शिरकत की अनाउंसमेंट सज्जाद गनी लोन ने की। एक मुआहिदा तय पाया। इन तमाम गुपकार अलायंस के पार्टनर्स ने तय किया इस तरीके से हम करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुपकार अलायंस का मैंडेट बांटेंगे और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्षों के तौर पर जिसकी जो जिम्मेदारी होगी वो मैंडेट बांटने का काम करेगा। ये सब कुछ तय हो गया। इस सब कुछ के तय होने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रूह रवां थे गुपकार अलायंस के, महबूबा मुफ्ती उनके साथ थी। यानी कुल मिलाकर यह था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन और दूर से नजर टिकटिकी लगाए इन तमाम लोगों पर टिकटिकी लगाए देख रहे थे सैयद अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की। वो नजर उन्हें यूं लग गया था कि ये तमाम लोग इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि ये कब तक। जनवरी 19, 2021 डीडीसी चुनावों के डीडीसी इंतखाबात के नतीजे आए। नतीजे आने के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने गुपकार अलायंस को खैरबाद कहा। उन्होंने खैरबाद क्यों कहा? 19 जनवरी 2021 को एक लंबी चिट्ठी लिखी और उसमें यह कहा कि गुपकार अलायंस ने मैंडेट बांटे और अलायंस में हमको चुनाव लड़ना था, लेकिन गुपकार अलायंस ने उस मैंडेट के साथ बेईमानी की। पीडीपी और एनसी के लोगों ने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े की अपने, और प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े करके उन लोगों ने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से मैंडेट दिए और लोग जीते। और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस अगर गुपकार अलायंस में लड़ती तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस जीत सकती थी, वहां पर भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हार हुई और उस हार के लिए सीधे तौर पर उन्होंने गुपकार को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन यह कहा कि जब बात 370 की आएगी वहां पर हम गुपकार का समर्थन
करेंगे। लेकिन बहरहाल सज्जाद गनी लोन ने रास्ता अपना लिया और उसके बाद सज्जाद गनी लोन ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए और बहुत सारे ऐसे बयानात दिए जिन बयानात में उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी तमाम जो गुपकार की जमातें थी इनको एक्सपोज करने की कोशिश की। उसके बाद यह मामला थोड़ा आगे बढ़ा और इस मामले के आगे बढ़ने के बाद आपको यह भी याद होगा कि 23 जून 2021 गुपकार अलायंस के ये तमाम लीडरान और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सबसे पहले कहा था कि मैं मिलने जाऊंगा। हालांकि महबूब मुफ्ती ने उस वक्त भी कहा था हम सोचेंगे, विचारेंगे, लेकिन बाद में तय ये पाया कि तमाम लोग जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर, गुपकार के तौर पर नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए 23 जून 2021 को नई दिल्ली गए। खूबसूरत सी मेज सजी और उस मेज के चारों तरफ ये लोग नजर आए। 23 जून 2021 के बाद ये तमाम लोग वापस आते हैं और वापस आने के बाद यहां पर जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी और उसके बाद मुलाकात बड़ी बार गुपकार के इन तमाम मेंबरान की हुई और बीच में लगा कि कोई नाराजगी होने लगी है। बीच में महसूस हुआ कि शायद पीडीपी को और बाकी जमातों को यह महसूस होने लगा है कि गुपकार अलायंस के साथ मिलकर हमने डीडीसी के इंतखाबात तो लड़े, लेकिन उन डीडीसी के इंतखाबात में लड़ने का फायदा जो है वो पूरे के मुकम्मल तौर पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ, वो फायदा और किसी सियासी जमात को नहीं हुआ। ये बात भी हुई। उसके बाद यूं भी महसूस होने लगा बीच में कि शायद दरारें और बढ़ गई हैं। उसके बाद उमर अब्दुल्ला जब अर्स्टाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के दौरे पर गए, किश्तवाड़ में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करके स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद की उनको याद आई और उन्होंने स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। महबूब मुफ्ती ने यह सब कुछ सुना और उसके बाद उन्होंने भी एक बयान दिया। बयान देकर यह कहा कि उमर अब्दुल्ला के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब पार्टी में से कोई नहीं देगा। उन्होंने जो कहा कहने दीजिए, हमें कश्मीर की लड़ाई लड़नी है, हमें 370 की लड़ाई लड़नी है, हमें 370 वापस लाना है, हमें राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए वापस लाना है, हमें बड़ी लड़ाई के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों के हमरा चल रहे हैं। 4 जुलाई 2022 डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती ने मिलकर कहा कि गुपकार जो है इकट्ठे चुनाव लड़ेगी। यानी गुपकार का साफ तौर पर मतलब इस वक्त यह है सीपीआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये 4 पॉलिटिकल पार्टीज। और इन 4 पॉलिटिकल पार्टीज में भी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस चूंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदारों की पार्टी है, तो यूं मान के चलिए कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको एक जमात मानकर अगर चले तो कुल मिलाकर 3 जमातों का ये अलायंस है। और इस अलायंस में से जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जो है, मेरी इत्तला के मुताबिक वो भी उसने भी गुपकार का साथ छोड़ दिया है। और आपको याद होगा कि अभी कल की ही बात है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस, शिवसेना और बाकी तमाम लोगों के साथ नजर आए। 25 लाख वोटर्स को लेकर उन्होंने बात की। हालांकि कांग्रेस ने भी गुपकार से पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस को लगा कि इससे राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर उन्हें नुकसान होगा, वो भी गुपकार से पल्ला छोड़ाकर दूसरी तरफ निकल गए। अब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो शिकायत की है, तो शिकायत किससे की है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से यह शिकायत है कि जनाब आप अपनी ही पार्टी को जो विकार और जो पोजीशन उसकी गुपकार में होनी चाहिए थी, वो पोजीशन और वो विकार नेशनल कॉन्फ्रेंस का गुपकार में नहीं है। गुपकार के जो लोग गुपकार को, जिन लोगों से मिलकर गुपकार बनी है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे अटपटे बयान दे रहे हैं जिन बयानों से गुपकार खतरे में पड़ सकता है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से शिकायत उनके बेटे कर रहे हैं। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही वर्किंग प्रेसिडेंट कह लीजिए या उपाध्यक्ष कहिए उमर अब्दुल्ला को, वो शिकायत कर रहे हैं कि जनाब आप गुपकार तो चला रहे हैं लेकिन आपको चलाना नहीं आ रहा। उसके बाद इशारा महबूब मुफ्ती की तरफ कि जनाब आपने 1987 के इंतखाबात की याद क्यों दिलाई, आपने क्यों कहा कि 1987 के इंतखाबात में रिगिंग हुई थी। यानी आप मत कहिए 1987 में क्या हुआ था, आप यूं कहिए सब ठीक ठाक था उस वक्त और अब भी सब कुछ ठीक ठाक है। और तीसरी चीज कि हम 90 की 90 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। तो इसका मतलब यह कि गुपकार अलायंस में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम को साफ कर दिया है कि आप हमारे साथ तो हैं, लेकिन जब भी असेंबली के चुनाव होंगे तो हम अपना रास्ता लेंगे और हम 90 की 90 जम्मू कश्मीर की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और अपने चुनाव निशान के नीचे हम चुनाव लड़ेंगे। यानी साफ ये कि गुपकार अलायंस जो है वो
जब भी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे उस अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 90 सीटों पर लड़ेगी तो अलायंस के बाकी उम्मीदवार क्या करेंगे? क्या कल महबूबा मुफ्ती अनाउंस करेंगी कि बड़ा दिल रखते हुए और ये देखते हुए कि हमको 370 की लड़ाई लड़नी है, पीडीपी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी और पीडीपी के तमाम वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेंगे? क्या पीडीपी ये कहेगी? क्या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहेगी कि जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनावों को लेकर और 370 की बहाली को लेकर हम इतने गंभीर हैं कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे? और सीपीआईएम के मोहम्मद सिफ तारगामी भी यही कहेंगे कि ठीक है, आप 90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़िए, 370 की बहाली के लिए हम आपका समर्थन करते हैं, हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या ऐसा होगा? क्या राजनीति में ऐसा होगा? क्या वाकई गंभीर है ना गुपकार 370 को लेकर? जिस गुपकार अलायंस ने 370 का राग 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक लगातार राग अलाप रही है, उसी गुपकार अलायंस से जाकर खामोशी से कोई ये पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने गुहार क्यों नहीं लगाई? आपने अर्ली हियरिंग की पिटीशन डाली, लेकिन आपकी अर्ली हियरिंग क्यों नहीं हो रही? 3 साल गुजर चुके, सुप्रीम कोर्ट आपका मामला सुनने के लिए तैयार नहीं। आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर कितने धरने लगाए? आपने पार्लियामेंट के बाहर कितने धरने लगाए? आपने लोकसभा में कितनी बार 3 से 370 का मुद्दा उठाया? आपने कितनी बार लोकसभा में 370 के मुद्दे को लेकर गंभीरता के साथ लोकसभा में यह कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर आपने 370 को लेकर बात नहीं की? आपने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसको लेकर कितनी बार आपने गंभीरता के साथ केंद्र सरकार के साथ एंगेज करने की कोशिश की? कितनी बार ऐसा हुआ? कैसा हुआ? ये आम जनमानस नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछता है, और आज इसलिए भी पूछता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर जन्मदाता थी गुपकार की, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जन्मदाता थी गुपकार की? क्या 370 को लेकर, 370 की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनिशिएटिव लिया था? या मामला यूं है कि इनिशिएटिव महबूबा मुफ्ती का था, इनिशिएटिव बाकी सियासी जमातों का था, लेकिन बाकी सियासी जमातों को लगा चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी जमात है, चलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें लीड करेगी, हम पीछे पीछे चलेंगे? क्या कहानी ये थी? अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बानी है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने गुपकार अलायंस को बनाया है, तो फिर आज उन्हें अपने ही बनाए हुए अलायंस से शिकायत क्यों है? अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 370 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो फिर 90 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव क्यों लड़ना चाहती है? अगर लड़ाई 370 और पूर्ण राज्य को पूर्ण दर्जा वापस दिलाने की है, तो फिर सवाल खड़ा यह होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इसको लेकर गंभीर है और इसी को लेकर अगर गुपकार बना है, तो फिर चुनाव अलग अलग क्यों लड़ेंगे? अगर चुनाव अलग अलग लड़ने हैं, तो क्या गुपचुप कहीं किसी और जगह किसी खाने में बात तो नहीं चल रही? किसी और के साथ कोई वादा इरादा तो नहीं हो गया है? ये सारी चीजें हैं। और यहां पर यह भी आपको याद दिलाना जरूरी है कि पिछले दिनों जब महाविकास अघाड़ी की सरकार की बारी आई और वहां पर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना छोड़ दी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर हाथ मिला लिया, और इसी तरीके से एक और राज्य में सरकार का तख्ता पलट हुआ और महागठबंधन यहां पे हुआ, नीतीश ने आरजेडी को समर्थन देने की बात की। आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया था, ट्वीट करके उन्होंने कहा था आज के राजनीतिक वातावरण में वही किया जाना चाहिए जो आपकी पार्टी के लिए, जो आपकी अपनी सियासी जमात के लिए, और जो एक सियासी जमात की जिंदगी के लिए और एक सियासी जमात के मुस्तकबिल के लिए सही हो, वही किया जाना चाहिए। यानी साफ इशारा इस और था, हमें भी अपना रास्ता ले लेना चाहिए। अगर हम जम्मू कश्मीर में ताकतवर जमात हैं, तो हमें फिर इन बाकी जमातों को जो हमारे मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती, इन्हें अपने साथ एक बोझ की तरह क्यों लेकर चलना है, यूं उससे अखज किया जा सकता था। आज बहरहाल एक बात तो साफ हो गई है इन ट्वीटों से, जो ट्वीट आज आए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरा यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिकायत है अपने ही बनाए हुए गुपकार से कि जनाब हमारे साथ जो है ज्यादती हो रही है गुपकार में। उन्हें शिकायत अपने ही गुपकार से है कि कोर्स करेक्ट करने की जरूरत है पीएजीडी को। पर रास्ता कौन सा? पहले तो सबसे बड़ी चीज यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह साफ करना चाहिए कि कौन सा रास्ता पकड़ा है गुपकार ने, जिस रास्ते को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि यह गलत रास्ता है जो गुपकार ने पकड़ा है, इन्हें रास्ता सही करना चाहिए अपना। और उसके बाद अनफेयर ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही गुपकार के सर्वे सर्वा हैं,
फैसले तमाम उन्होंने लेने हैं, तो ज्यादती इसका मतलब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कर रहे हैं। और अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो क्या वो पीडीपी ज्वाइन करने वाले हैं? क्या अपनी पार्टी छोड़ देंगे? अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज ये कि 90 ऑडियो जिंगल्स, स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स, ये ऑडियो जिंगल्स कहां पर रिलीज हुई थी? ये स्पीचेस और ये स्टेटमेंट्स पीडीपी की और अगर इशारा है तो साफ तौर पर इनको क्यों नहीं कहा जाता 87 का गाना बार बार मत गाइए? जो हो गया 1987 में हो गया, लेकिन आप उस 1987 की रिगिंग को 1987 में जो कुछ चुनाव में हुआ उनको आज की सूरत हाल के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। हम तब राज्य थे और कांग्रेस के साथ अलायंस में हमने चुनाव लड़े थे, और तब जो हो गया वो हो गया। क्या ये कहने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है? जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, सवाल साफ ये कि उपकार आपने ही बनाया, अब ज्यादती भी आप ही को लग रही है।